द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। 18वीं शताब्दी के मध्य तक यूरोप में आज की तरह स्वतंत्र राष्ट्र राज्य नेशन स्टेट्स नहीं थे। जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड कई छोटे छोटे राज्यों, रियासतों और डची में बंटे हुए थे। पूर्वी और मध्य यूरोप में शक्तिशाली राजतंत्रों का शासन था, जहां विभिन्न भाषाओं, संस्कृतियों और जातीय समूहों के लोग रहते थे। उदाहरण के लिए, ऑस्ट्रिया हंगरी का हैब्सबर्ग साम्राज्य अनेक क्षेत्रों और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोगों का मिश्रण था। इन लोगों में राजनीतिक एकता या साझा राष्ट्रीय पहचान नहीं थी। उन्हें केवल सम्राट के प्रति निष्ठा जोड़ती थी। एक अभिजात वर्ग और नया मध्यम वर्ग। उस समय यूरोप में जमींदार अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेसी सबसे शक्तिशाली सामाजिक वर्ग था। इनके पास विशाल भूमि, महल और राजनीतिक प्रभाव था। वे फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग करते थे और आपस में विवाह संबंधों से जुड़े रहते थे। दूसरी ओर अधिकांश जनसंख्या किसान थी। पश्चिमी यूरोप में छोटे किसान और किराएदार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में किसान सामंतों के अधीन बंधुआ मजदूर सर्व्स थे। औद्योगिक क्रांति के कारण व्यापार और उद्योग का विकास हुआ, जिससे शहरों का विस्तार हुआ और नया मध्यम वर्ग अस्तित्व में आया। इसमें उद्योगपति, व्यापारी, पेशेवर लोग और शिक्षित वर्ग शामिल थे। यही वर्ग आगे चलकर राष्ट्रीय एकता, समान अधिकार और सामंती विशेषाधिकारों के अंत का सबसे बड़ा समर्थक बना। 2. लिबरल नेशनलिज्म। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में राष्ट्रवाद का संबंध उदारवाद लिबरलिज्म से जुड़ गया। उदारवाद का अर्थ था व्यक्ति की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता और जनता की सहमति से चलने वाली सरकार। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद ने निरंकुश राजतंत्र, चर्च के विशेषाधिकार और सामंती व्यवस्था का विरोध किया तथा संविधान और प्रतिनिधि सरकार की मांग की। हालांकि उस समय सभी लोगों को मतदान का अधिकार नहीं था। केवल संपत्ति रखने वाले पुरुष ही वोट दे सकते थे। महिलाओं और गरीब पुरुषों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए बाद में महिलाओं और श्रमिक वर्ग ने समान राजनीतिक अधिकारों के लिए आंदोलन किए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद का उद्देश्य मुक्त व्यापार, फ्री ट्रेड और वस्तुओं तथा पूंजी के स्वतंत्र आवागमन को बढ़ावा देना था। जर्मन राज्यों में अलग अलग मुद्रा, कर और मापतौल की व्यवस्था व्यापार में बाधा बनती थी। इसलिए 1834 में ज़ोल्फेरेन नामक सीमा शुल्क संघ बनाया गया, जिसने आंतरिक कर समाप्त किए, मुद्राओं की संख्या कम की और व्यापार को आसान बनाया। रेलमार्गों के विकास ने भी आर्थिक और राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। 3. 1815 के बाद नया रूढ़िवाद कॉन्सर्वेटिज्म। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप के शासकों ने पुरानी राजशाही और पारंपरिक व्यवस्था को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। इसे रूढ़िवाद कॉन्सर्वेटिज्म कहा गया। उनका मानना था कि राजतंत्र, चर्च, परिवार और संपत्ति जैसी संस्थाओं को बनाए रखना चाहिए। 1815 में वियना कांग्रेस ऑफ वियना आयोजित हुई, जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने की। इसमें ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया ने मिलकर वियना संधि ट्रीटी ऑफ वियना बनाई। इसके अनुसार फ्रांस में बॉर्बन राजवंश को पुनः सत्ता मिली, नेपोलियन द्वारा जीते गए क्षेत्रों को वापस ले लिया गया और फ्रांस के चारों ओर मजबूत राज्यों का निर्माण किया गया ताकि भविष्य में वह फिर विस्तार न कर सके। इन रूढ़िवादी सरकारों ने प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए, सेंसरशिप लागू की और उदारवादी तथा राष्ट्रवादी विचारों को दबाने का प्रयास किया। फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्वतंत्रता और समानता की भावना लोगों को प्रेरित करती रही। 4. क्रांतिकारी आंदोलन। 1815 के बाद दमन के कारण अनेक उदारवादी और राष्ट्रवादी नेताओं ने गुप्त क्रांतिकारी संगठन बनाए।
इनका उद्देश्य राजशाही का विरोध करना और स्वतंत्र राष्ट्र राज्यों की स्थापना करना था। इटली के महान क्रांतिकारी ज्यूसेप्पे मैज़िनी, जायसेप मैज़िनी इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनका जन्म 1805 में जेनोआ में हुआ। वे कार्बनारी नामक गुप्त संगठन के सदस्य थे। निर्वासन के दौरान उन्होंने यंग इटली और बाद में यंग यूरोप नामक संगठनों की स्थापना की। मैज़िनी का विश्वास था कि ईश्वर ने राष्ट्रों को मानव समाज की प्राकृतिक इकाई बनाया है, इसलिए इटली को छोटे छोटे राज्यों में विभाजित रहने के बजाय एक संयुक्त लोकतांत्रिक गणराज्य बनना चाहिए। उनके विचारों से प्रेरित होकर जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड और स्विट्जरलैंड में भी गुप्त क्रांतिकारी संगठन बने। उनकी क्रांतिकारी सोच से यूरोप के रूढ़िवादी शासक भयभीत हो गए और मेटरनिख ने उन्हें हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक शत्रु कहा। निष्कर्ष: यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक विकास, उदारवाद और क्रांतिकारी आंदोलनों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम था। शिक्षित मध्यम वर्ग, आर्थिक एकीकरण और मैज़िनी जैसे नेताओं के प्रयासों ने राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। यही राष्ट्रवादी विचार आगे चलकर जर्मनी और इटली जैसे आधुनिक राष्ट्र राज्यों के निर्माण का आधार बने।